तो हम एक न्यू फोल्डर बना दें और इसको हम नाम देते हैं डेटाबेस नोड, बल्कि हम एक काम करते हैं नोड अंडरस्कोर डेटाबेस। अब दोबारा से हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से ले जाते हैं, और स्क्रैच में भी आपको पता तो है कि काम कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, npm init करते हैं, तो npm का पैकेज बना लेते हैं। तो हमारे पास एक package.json की फाइल आ जाती है। package.json में हमारे पास npm इंस्टॉल सबसे पहले क्या होती है, एक्सप्रेस होती है। तो npm एक्सप्रेस हो गई। उसके बाद npm इंस्टॉल कौन सा था, कोर्स, जो कि हमने कल किया है, कोर्स हो गया। उसके बाद npm इंस्टॉल, अब मुझे कौन सी लाइब्रेरी चाहिए, mongoose। और mongoose मैंने कहा था कि एक रैपर है किसके ऊपर, mongodb के ऊपर, सही है। तो npm इंस्टॉल mongoose किया मैंने, तो mongoose किया तो हमारे पास mongoose इंस्टॉल हो जाएगा, और mongoose इंस्टॉल हुआ, सब कुछ हो गया। और ये सब कुछ किसके अंदर राइट डाउन होगा, package.json। इसमें हम लोग एक कोड की फाइल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर main.js आ जाएगा। अब आपको पता है कि constant express it is equals to require क्या करेंगे हम लोग, express require करेंगे। उसके बाद हम कहते हैं constant app it is equals to express। उसके बाद app.listen, इसके अंदर पोर्ट नंबर दिया, जैसे मैंने दिया 5000। उसके बाद मैंने एक कॉलबैक फंक्शन दिया, console.log, और server has been started at what port, लेकिन ये वेरिएबल मैंने पास किया है, तो मैंने const port it is equals to क्या दिया, 5000। अब इसको मैं हटा के क्या कर दूंगा, पोर्ट, लेकिन ये होता है process.env.port। अब जिस बच्चों को ये नहीं पता, वो क्या है कि जो आपकी नॉर्मली यहाँ पर एक फाइल होती है जिसका नाम होता है env, क्या होता है env। आपके पास एक पैकेज होता है .env का, और उसके बाद आप app.use करके उस .env के पैकेज को यूज़ करवा लेते हैं। तो क्या होता है कि अगर उसके अंदर पोर्ट किसी ने डिफाइन किया हुआ होता है ना, तो process.env वहाँ से क्या उठा लेता है, पोर्ट। अगर वो किसी के पास इन्वायरमेंट की फाइल नहीं है, तो ये कौन सा ऑपरेटर है, और। तो अगर यहाँ पर उसको env की फाइल नहीं मिलेगी तो उसको यहाँ पे नन मिलेगा, यहाँ पे नन मिलेगा तो वो कहाँ चला जाएगा, 5000। तो ये बहुत एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है जो नॉर्मली होती है। अब आप इतने इस पे पहुंच गए कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए। खैर, उसके बाद आपको पता है कि कॉन्स्ट कोर्स उठाए थे हमने, रिक्वायर, और इसकी आपको अच्छे से अब पता है कि कोर्स हमें क्यों चाहिए होते हैं, ठीक है। हम इसको कोर्स लाइब्रेरी से हम इसको इंपोर्ट करेंगे, और जैसे ही मेरी ऐप बनी, ऐप बनने के बाद ऐप.यूज़, और यूज़ में मैं क्या पास कर दूंगा, कोर्स। मतलब अब ये ऐप रिएक्ट से कनेक्ट हो सकती है, जब तक ये लाइन नहीं होती है रिएक्ट से कनेक्ट नहीं हो सकती। उसके बाद हमारे पास एक और होता है app.use express.json। अब आपको पता है कि जब हम लोग बॉडी के अंदर पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा भेजते हैं, तो हमें नोड को बताना पड़ता है कि हमारे पास डेटा किस में आएगा, जेसन में। तो जब तक आप ये वाली लाइन नहीं लिखोगे तो ये काम नहीं होगा। ये काम जब आप ट्यूटोरियल्स वगैरह देखोगे तो यही वाला काम दो और तरीकों से भी होता है। एक बॉडी पार्सर के थ्रू भी होता है कि वो आप देखोगे वो बॉडी पार्सर को इंपोर्ट करते हैं, फिर app.use में उसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है express.url encoded, जिसमें एक्सटेंडेड ट्रू करके आ रहा होता है, वो भी एक तरीका होता है। तो बहुत सारे इसके तरीके हैं, लेकिन जो अभी लेटेस्ट एक्सप्रेस है उसके अंदर सबसे आसान तरीका है express.json, सबसे ईजी। क्या, कहाँ पे, तो वो तो ये वाला फंक्शन बन गया, वो तो मसला हो जाएगा। उसको तो पता लगेगा आप ये वाला करो, नहीं नहीं ये नहीं, स्टैंडर्डाइज करो उसको, express.json ये है प्रॉपर, ये ठीक है। तो कोर्स और express.json आपके पास दो चीज़ें आ गई। जनाब आप दो, हारून, सही है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि हमारी जो बेसिक ऐप है वो रेडी हो चुकी है।
अब इतना तो मुझे भी रट गया है, हालांकि मैं नोड जेएस आप लोगों के साथ दोबारा इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 साल के बाद, उसके बीच में मुझे कोई काम ही नहीं आया नोड जेएस का, तो पाइथन ही पाइथन चलती रही है। तो लेकिन अभी भी मुझे आप देख रहे हैं कि लिख के मुझे रट गया है सारा। वरना नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको जैसे बताया था कि ये बॉयलर प्लेट कोड जो है ये मेरे पास एक फाइल में लिखा हुआ होता है, हम इसको दोबारा नहीं लिखते, ये हम इसको बॉयलर प्लेट कहते हैं। हालांकि सिर्फ ये नहीं है, मेरे पास पूरा एक फोल्डर स्ट्रक्चर के साथ पूरी एक नोड जेएस की ऐप बनी पड़ी है, एक बिल्कुल सादी सी। उसके अंदर फोल्डर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, वो MVC आर्किटेक्चर पे है, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये 3 एक आर्किटेक्चर होता है जो नॉर्मली APIs के लिए बहुत यूज़ होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर वो सब कुछ मेरे पास बना हुआ है, जिसको हम वो कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बॉयलर प्लेट। ठीक है, तो नॉर्मली क्योंकि क्लाइंट को दिखाना होता है कि हम बहुत एक प्रोफेशनल लोग हैं और वो एक फाइल में सारा काम नहीं करते, तो हमें उसको MVC आर्किटेक्चर ही देना होता है। तो मैं वो फोल्डर सारा क्लोन करता हूँ अपनी रेपो से और उसको वहीं से यूज़ करना शुरू कर देता हूँ। तो नॉर्मली मेरी प्रैक्टिस ये होती है, मैं इसको शुरू से नहीं बनाता। ठीक है, कोई भी नहीं बनाता, जो बनाता है पागल है। तो लेकिन आपको पता होना चाहिए, आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन सी लाइन क्या कर रही है। एक और आपके पास टेक्निक है कि आप गूगल पे जाएं और आप लिखें यहाँ पे एक्सप्रेस mongoose और क्या होता है इसके अंदर, बस यही है, बॉयलर प्लेट। तो आपके पास आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक हाई-फाई किस्म का आपके पास अवेलेबल है, सही है। अब इसमें क्या यूज़ हुआ हुआ है, ये एक बॉयलर प्लेट कोड है जिसके अंदर डॉकर फाइल, ठीक है, यानी कि ये डिप्लॉयमेंट रेडी कहलाता है। इसके अंदर ट्रैविस भी यूज़ हुआ हुआ है, ये कोड कहलाता है डिप्लॉयमेंट रेडी। मतलब जो भी डिप्लॉयमेंट के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं लेकिन एक इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोजेक्ट के लिए, वो सब इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप इसको उठाएंगे और इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो आप बिल्कुल आराम से ये काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें जाएं तो सबसे पहले मुझे पता लग रहा है कि एक फाइल फोल्डर का नाम है, उसका नाम क्या है, config। अगर हम config के अंदर जाएं तो हमारे पास config.js है और config.js में हमारे पास .env यूज़ हुआ है और joy यूज़ हुआ है। यार ये joy मुझे याद नहीं आ रहा ये क्या होता था, हाँ ये आर्किटेक्चर है, एक हमारे पास स्कीमा की API है। लेकिन इसमें आप देख रहे हैं कि जो जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं, कौन सी, node-env, पोर्ट, mongoose debug, JWT secret, mongo host, mongo port, ये सारे जो हमें वैल्यूज़ चाहिए होती हैं वो सारी हम यहाँ से निकाल सकते हैं ईजिली। ये बात समझ आ रहा है? तो एक कॉन्फ़िग पूरा आर्किटेक्चर इसमें अवेलेबल है। देखते हैं इसने एक्सप्रेस के अंदर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, ये एक्सप्रेस की बेसिक फाइल है कि जो बेसिक आर्किटेक्चर है सब कुछ इसने इंपोर्ट किया हुआ है यहाँ से। मॉडल व्यू नहीं, ये मॉडल व्यू नहीं कर रहा, MVC नहीं कर रहा। सर्वर में जाते हैं, सर्वर पे क्या किया इसने जो यूज़ किया है, इसने माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर यूज़ किया हुआ है। अब माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होता है कि उसमें हमारे पास जो एक कंप्लीट एक माइक्रो सर्विस होती है, यानी कि एक आपके पास प्रोसेस है। जैसे यहाँ पे पहला प्रोसेस क्या है, ऑथ का, तो उसने ऑथ का एक अलग फोल्डर बनाया। अब इसके अंदर लॉगिन, साइन अप, फॉरगॉट पासवर्ड, ये सारे जो आपके राउट्स हैं वो किसके अंदर होंगे, ऑथ के अंदर, टेस्ट के अंदर और यूज़र के रिलेटेड के अंदर। तो ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कहलाता है। तो माइक्रो सर्विस में क्या होता है कि अब जैसे कि आपका पेमेंट है, तो पेमेंट के अगर आपके जितने राउट्स होंगे फिर आप पेमेंट का एक पहले फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर फिर पेमेंट से रिलेटेड सारे राउट्स रखे जाते हैं। तो ये अलग अलग आर्किटेक्चर है। माइक्रो सर्विस आजकल थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि मॉडल व्यू कंट्रोलर में ही क्या घुसा देते हैं आपका ये माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। वो फ़र्क कैसे होता है कि मॉडल व्यू कंट्रोलर के अंदर कंट्रोलर का एक फोल्डर होता है, वो कंट्रोलर के फोल्डर के अंदर फाइल अलग अलग बना लेते हैं, जैसे auth.js, ठीक है, उसके बाद आपके पास payment.js, cashflow.js। तो उसमें क्या हो जाता है कि अब ये जो cashflow.js है, कैश फ्लो से रिलेटेड जितने राउट्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो एक तरह से दो आर्किटेक्चर्स को उन्होंने मैचअप करा दिया है। लेकिन मॉडल व्यू क्योंकि पुराना आर्किटेक्चर है तो ज़्यादातर मैं जो कोड देखता हूँ इंडस्ट्रीज़ में वो MVC पे हुआ होता है। अच्छा, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ,
तो उस वो मैं बातें कर रहा हूँ कि सिंपल फोल्डर स्ट्रक्चर है। जैसे आप npm क्रिएट रिएक्ट ऐप स्टार्ट ऐप करते हैं ना, तो एक पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर आता है, src का फोल्डर होता है, सही है, आपके पास पब्लिक का फोल्डर होता है, ये पूरा एक आर्किटेक्चर कहलाता है। अब आप जब भी कोई ऐप देखोगे ना रिएक्ट की, तो ज़्यादातर ये इसको ही फॉलो किया हुआ था, तो वो एक आर्किटेक्चर है। इसी तरीके से जो बैकएंड है इनको लिखने का भी आर्किटेक्चर है। जो दो पॉपुलर आर्किटेक्चर हैं, तीन है बल्कि, एक होता है मोनोलिथिक, ठीक है, एक होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर जो मैंने बताया, एक तीसरा होता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। जो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता है उसके अंदर फ्रंट एंड भी शामिल ही होती है बैकएंड के साथ। उसमें टेम्पलेट्स का एक फोल्डर होता है, टेम्पलेट्स के फोल्डर के अंदर सारा जो आपका फ्रंट एंड है वो अवेलेबल होता है। देखा था आप, मैंने जब रिटर्न करके h1 का टैग लिख के मैंने रिटर्न कर दिया था तो वो h1 पूरा आया था। तो वो क्योंकि अब से पता लग रहा था कि Node.js फ्रंट एंड भेज सकता है, जिसको हम टेम्पलेटिंग इंजन कहते हैं। और आपके पास जो Node.js है वो जो टेम्पलेटिंग इंजन सपोर्ट करता है उसका नाम है EJS, सही है। तो EJS टेम्पलेटिंग इंजन को सपोर्ट करता है। तो बेसिकली टेम्पलेट्स का फोल्डर होता है, उसके अंदर सारी HTML की फाइलें होती हैं। तो खैर, तो ये पूरे क्या हैं, आर्किटेक्चर हैं, काम करने का तरीके हैं। इसके अलावा ये आपके और भी मिल जाएंगी। वैसे ये बहुत अजीब सा है, अगर आप इसको करोगे एक्सप्रेस MVC बॉयलर प्लेट, तो एक्सप्रेस MVC बॉयलर प्लेट के नाम से आपको बहुत सारी ऐप को मिल जाएंगी, सही है। अगर आप ऐप के अंदर जाओगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, व्यू, मॉडल और कंट्रोलर। ये बेसिकली कहलाता है MVC आर्किटेक्चर, मॉडल व्यू कंट्रोलर। क्या आपके मॉडल्स अलग होने चाहिए, आपके कंट्रोलर्स अलग होने चाहिए और आपका व्यू अलग होना चाहिए। व्यू नॉर्मली अगर आपकी API है तो उसका व्यू नहीं होगा, उसके अंदर सिर्फ क्या होता है, मॉडल, कंट्रोलर और हेल्पर्स। हेल्पर्स कोई कोई बनाता है, कोई कोई नहीं बनाता, मर्जी है। लेकिन कंट्रोलर के अंदर ज़रूरी होता है। कंट्रोलर के अंदर क्या होता है, बेसिकली मेजर आपकी बिजनेस लॉजिक होती है, यानी कि आप जो राउट्स बनाते हो वो किसके अंदर बनाते हो, कंट्रोलर्स के अंदर। मॉडल्स के अंदर जो आपका डेटाबेस का जितना काम है वो किस में हो रहा होता है, मॉडल्स के अंदर हो रहा होता है। और व्यू में जो भी आपको फ्रंट एंड भेजनी है, अगर आप भेजना चाह रहे हो, जो कि ये भेज रहा है, ये क्या यूज़ कर रहा है, पग। पग जो है ये EJS की एक अल्टरनेट फॉर्म है जो Node.js को भी सपोर्ट करता है। एक पग भी होता है, एक कॉफ़ी के नाम से भी कुछ है, लेकिन ज़्यादातर EJS यूज़ होता है। खैर, तो अब इसको भी अगर आप इंपोर्ट कर लेते हैं तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ भी आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, उसने गल्प यूज़ की हुई है, उसने डॉकर फाइल यूज़ की हुई है, उसने ट्रैविस यूज़ की हुई है, उसने ESLint इग्नोर लगाया हुआ है। तो उसने बहुत सारा इधर काम ऑलरेडी किया हुआ है। ना सिर्फ ये किया हुआ है, आप इसकी रीडमी भी चुरा सकते हो। अब इसकी रीडमी का क्यों चुराने का क्या फ़ायदा है, अब किसी क्लाइंट को आप काम देते हो तो वो आपको एक बोलेगा, अच्छा इसने स्टाइलस भी यूज़ किया हुआ है। अब ये नहीं बताना चाहिए स्टाइलस क्या होता है, क्लास लंबी हो जाएगी। तो खैर, उसके बाद आपको बता रहे हैं उसने क्या यूज़ किया हुआ है, मोंगूज। उसने क्या यूज़ किया हुआ है, बोवर। तो NPM जो आप यूज़ करते हैं, पहले हम लोग बोवर चलाते थे, सही है। अब ये बहुत बकवास ही चीज़ है, NPM बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद एक और चीज़ है, वो क्या है, गल्प। गल्प जो है वो वर्क फ्लो ऑटोमेट करता है, जिसमें हमारे पास बिल्डिंग, बाइंडिंग, इसने गल्प लाजमी इसलिए यूज़ किया है क्योंकि उसने क्या यूज़ किया है, स्टाइलस। अब स्टाइलस अगेन क्या है मैं नहीं बताना चाह रहा, सही है, तो टाइम नहीं है। उसके बाद हम पीछे चलते हैं। तो अगेन थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा कि इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें, तो सब कुछ एक साथ तो आप नहीं सीख सकते, लेकिन स्लो स्लो आप सीख सकते हैं। तो सबको टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगा है, लेकिन इस सारी चीज़ों से आप आशना हो ही जाते हो अगर आप स्लो 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 आप पढ़ते हुए आगे जाते हो। खैर, लेकिन अब फाइनली हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको वो फाइल मिल जाएगी जो मेरी वाली फाइल है, ठीक है। अब फाइनली हम क्या करेंगे, सॉरी, मोंगूज इंस्टॉल कर ली थी हमने, मोंगो इंस्टॉल कर ली थी ना। तो हम लोग सिंपली अब क्या कर लेते हैं, कॉन्स्ट मोंगूज इट इज़ इक्वल्स टू रिक्वायर। हम इस पैकेज को रिक्वायर करते हैं मोंगूज को। तो पहला ही स्टेप होता है मोंगूज के साथ कनेक्ट होना। जो आपका डेटाबेस कहाँ था, वो एटलस में था वो। तो हम दोबारा ब्राउज़र में जाते हैं, ब्राउज़र में जाके हम चेक करते हैं कि हमारा क्रोम किधर है। क्रोम में आके हम लोग लेते हैं मोंगो एटलस, मोंगो DB एटलस। आप में से किसी ने बनाने की कोशिश की, अभी तक नहीं बनाई?
बना लो, क्योंकि अभी अगर सवाल आ जाते हैं तो ठीक है, बाद में वरना अगर आगे निकल गए तो फिर मसले मसाइल होंगे। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को मसला हुआ था कि उनकी डीबी नहीं बन रही थी। अगर आपका डेटाबेस ही नहीं बन रहा तो फिर तो आप काम आगे तो कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि पहला ही लिंक आपको क्या चाहिए, पहला ही कनेक्शन लिंक स्ट्रिंग चाहिए। क्योंकि अगर आप इस पुराने वाले कोड पे भी देखो तो पहले यहाँ पे आपने मंगूज को इम्पोर्ट किया है यहाँ पे, और सबसे पहले उसने क्या यूज़ किया है, मंगूज डॉट कनेक्ट। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको जब तक डीबी के साथ आप कनेक्ट नहीं करते तो आप काम आगे करोगे ही क्या। तो ये आपको कल भी दिखा था। इसमें हम कनेक्ट में आते हैं, कनेक्ट के बाद आप अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग में आते हैं, और नोड जेएस में हम उसको कहते हैं सिर्फ मुझे क्या दो, कनेक्शन स्ट्रिंग दो। अब तो जिस तरीके से इसने किया हुआ है, इसने क्या यूज किया हुआ है, mongoose डॉट कनेक्ट। अब मुझे एक बात बताएं, डॉट कनेक्ट का क्या मतलब है? mongoose क्या चीज है? ऑब्जेक्ट है, जो कि हमने रिक्वायर किया है किस लाइब्रेरी से, mongoose की लाइब्रेरी से, जो कि वेरिएबल में सेव हो गया है mongoose के ही नाम का। तो mongoose का ये ऑब्जेक्ट जो है, इसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है mongoose डॉट कनेक्ट। जब mongoose डॉट कनेक्ट हम चलाएंगे, उसको हम क्या पास करेंगे, कनेक्शन। जब हम ये कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे तो इसने पासवर्ड नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब लेकिन ये पासवर्ड जब आप डीबी बनाएंगे तो आप देंगे उसको यूजर नेम भी और पासवर्ड भी। और यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि मैंने पासवर्ड उस वक्त क्या दिया था, अखलाक_1010। तो हम इसको ये पासवर्ड, अच्छा ये पासवर्ड पूरा मिटाना है, ये ग्रेटर देन और लेस देन साइन के साथ 1010। उसके बाद अच्छा, अब यही इशू हुआ था कि अब ज़्यादातर आप ट्यूटोरियल देखेंगे वो यहाँ तक है, वो ये वाला उसमें प्रोसेस नहीं होता। लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला होना लाजमी है, क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ ये लाइन है तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो आपका कनेक्शन बन गया या आपका कनेक्शन नहीं बना। तो उसके लिए आप क्या कर लेते हो कि आप mongoose का ही एक हम लोग कांस्टेंट बना लेते हैं, क्या, डीबी, जिसको हम बराबर कर लेते हैं mongoose डॉट कनेक्शन के, ठीक है। अब एक कनेक्शन एक वेरिएबल है किसके अंदर, कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर, mongoose के अंदर। इस पूरे को यूज करने के बजाय मैंने इन दोनों को सेव कर लिया किसमें, डीबी में। और डीबी में एक है डीबी डॉट ऑन। अच्छा, ये अगर किसी ने जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलर्स पढ़े, इवेंट हैंडलर्स बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं जो तब ट्रिगर होते हैं जब कोई ना कोई एक एक्शन होता है। तो ये db डॉट ऑन और db डॉट ऑन्स वंस जो है, ये बेसिकली क्या है, ये इवेंट हैंडलर्स हैं, ठीक है। तो इवेंट होगा डॉट ऑन। अब आप इवेंट में बताते हो कि उस इवेंट का नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एरर, इस इवेंट का नाम क्या है, कनेक्टेड। अब ऑन और वंस में क्या फर्क है कि ऑन हमेशा चलेगा जब जब क्या होगा, एरर। वंस का क्या है कि सिर्फ एक दफा चलेगा जब इवेंट कौन सा है, ट्रिगर होगा, कनेक्टेड। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे बनाएंगे एक db डॉट ऑन और इवेंट का नाम क्या है, एरर। जब ये मैं बोलूं कि ये वाला इवेंट हो तो क्या कॉल करा दो, एक फंक्शन कॉल करा लो, एक कौन सा कॉल बैक फंक्शन कॉल करा लो। इस कॉल बैक फंक्शन को ये वाला जो मेथड है ये क्या देगा, एरर देगा। वो मैं कह रहा हूं कि तुम क्या कर लो, console डॉट लॉग, ये डेटाबेस से आएगा, ठीक है। हाँ, mongoose डॉट कनेक्शन से मिल रहा है हमें। तो दूसरा एक और हम इवेंट हैंडलर बनाते हैं जिसका नाम क्या है, db डॉट वंस। और ये तब ट्रिगर होगा जब हमारे पास क्या हो जाएगा, कनेक्टेड। कनेक्टेड के बराबर में हमारे पास एक हमारे पास फंक्शन चलेगा, और जब ये चलेगा तो ये कंसोल लॉग कर देगा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड, ठीक है। अब हम सिंपली क्या कर लेते हैं, हम इसको चला देते हैं। हमारे पास दो इवेंट हैंडलर्स हैं। अगर हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा तो डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड का मैसेज आ जाएगा, अगर क्रैश होगा तो एरर आएगा। और हमें पता चल जाएगा, क्योंकि हमने एरर कंसोल करवाया तो हमें पता लग जाएगा कि डेटाबेस कनेक्ट क्यों नहीं हुआ। अब समझ रहे हैं, अगर ये दो चीजें ना हो तो एरर हुआ नहीं हुआ आपको पता ही नहीं चलेगा। बात समझ आ रही है? तो इस वजह से ये दो चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं, तभी मैं इसको ढूंढ रहा था। कौन सा वाला?
ये सिंपल एक फंक्शन है, वंस और ऑन है ना, एक सिंपल टाइप ऑफ फंक्शन है जो दो तरह के पैरामीटर्स रिसीव करता है। तो ये जो दो पैरामीटर रिसीव करता है, जो पहला पैरामीटर है ये इवेंट हैंडलर का नाम होता है। एक इवेंट हैंडलर बनाया जाता है, यानी कि मंगूज वालों ने वो इवेंट हैंडलर बनाया हुआ है कि जब एरर, आपके एरर के नाम का इवेंट हैंडलर है वो क्या करेगा, वो सब कुछ बना हुआ है। आप बता रहे हैं कि अच्छा ये जब ट्रिगर हो तो ये कर दो, ये स्ट्रिंग है लेकिन वो उसको इक्वल करके पता लगा लेता है, ये भी नाम है, इस इवेंट हैंडलर का नाम है। इसको आप जरा पढ़ लीजिएगा, इवेंट हैंडलर्स, आप अपना भी कस्टम्स भी बना सकते हैं आप, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का वैसे वो टाइप है, लेकिन हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि वो रिएक्ट में यूज़ नहीं होता नॉर्मली, ठीक है। उसकी जगह हम लोग कॉन्टेक्स्ट एपीआई से ही सेम काम ले रहे होते हैं, बेसिकली स्टेट मैनेजमेंट जो होती है। ये वही होता है कि एक मल्टी जावास्क्रिप्ट में जब हमारे पास सिर्फ प्योर जावास्क्रिप्ट एक एप्लीकेशंस होती थी जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स, मल्टीपल आपके फंक्शंस होते थे, मल्टीपल क्लासेस होती थी। तो अब हमारे पास एक क्लास के एक मेथड से डेटा जाना होता था दूसरे क्लास के दूसरे फंक्शन में, तो हम उधर इवेंट हैंडलर्स बनाते थे, क्योंकि इवेंट हैंडलर्स जो हैं वो ब्रॉडकास्ट जब करते हैं वो सारे ऑल ओवर द एप्लीकेशन होता है, तो इस वजह से इवेंट हैंडलर्स यूज़ किए जाते हैं। तो जो मैं बात कह रहा हूँ दूसरों को समझ में नहीं आ रही, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको इंशाल्लाह किसी दिन समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो एरर और कनेक्टेड दो इवेंट हैंडलर्स हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। जो हम बना रहे हैं ये तब ट्रिगर होंगे जब डेटाबेस या तो एरर करेगा या कनेक्ट हो जाएगा, और ये कनेक्ट होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा, एरर होगा तो ये वाला फंक्शन चलेगा। ये फंक्शन कंसोल करवा रहा है किसको, एरर को, और ये एरर मैसेज जो है उसको ये ऑन का फंक्शन ही देगा। ये बिल्कुल axios.get की तरह ही है, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं। तो हम कहते हैं नोड मेन डॉट, तो आपने देखा कि सबसे पहले लिखा आया सर्वर हैज बीन स्टार्टेड 5000, उसके बाद क्या आएगा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड, और आपने देखा वो उसने कुछ सेकंड्स लिए, वो फौरी तौर पे नहीं आया। उसने सेकंड्स क्यों लिए, क्योंकि वो पहले उसने पिंग किया, यानी कि जो आपके सर्वर पे ये डेटाबेस पड़ा हुआ है उसने उसको मैसेज भेजा, उसने इस डेटाबेस को मैसेज भेजा, फिर उस मैसेज का जवाब का वेट किया, उसको जैसे ही वो रिस्पॉन्स सक्सेसफुल मिला उसने यहाँ पे डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड का मैसेज चला दिया, जो बेसिकली मैंने ही लिखा था, ठीक है। तो बहुत इजीली आपका डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। हाँ नहीं, डेटा कनेक्टेड में क्यों आएगा, नहीं, अभी तो हम इसको स्टेज पे जाएंगे जब डेटा हम कनेक्ट कर रहे हैं। डेटाबेस से कनेक्ट होने पे कोई भी डेटा की वो नहीं होती, ट्रांजैक्शन नहीं होती, इसको हम कहते हैं पिंगिंग। पिंग होता है कि सिंपल सा एक खाली मैसेज होता है जो आपका कंप्यूटर जो है उस सर्वर को फॉरवर्ड करता है, फिर सर्वर उसको बोलता है हाँ भाई तुम्हारा जवाब कुछ ना कुछ आया, वो फिर दोबारा से पिंग वापस करता है, तो वहाँ से इसको हम कहते हैं पिंगिंग। तो एक ये वर्ड है जिससे हम ये करते हैं कि दोनों जो एंड्स हैं वो क्या है, लाइव हैं, चल रहे हैं। खाली होता है, खाली पैकेट होता है बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक अब डीबी बनाना स्टार्ट करते हैं। अब डीबी में काम करने के लिए आपके पास एक चीज का समझना जरूरी है। अब आप इसका नाम क्या है, ब्राउज कलेक्शंस। अब कलेक्शंस में अच्छा इस डेटाबेस का नाम क्या है, टेस्ट डेटाबेस। यहाँ पे हम लोगों ने कोई अभी डेटाबेस का नाम नहीं दिया है, तो मतलब जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है ये उधर चला जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या दिया हुआ है, रिएक्ट बैकएंड का हमने डेटाबेस का नाम दिया हुआ है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे इधर हम कोई भी दे दें, आपका क्या दें, पैच 3। हम इसको सेव कर लेते हैं, और इसको सेव करने के बाद हम इधर Node.js कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हमारे पास डेटाबेस कनेक्टेड आ गया है। अभी हमारे पास ये डेटाबेस जो है नज़र नहीं आएगा, उसकी वजह क्या है कि अभी तक कोई डेटा सेव नहीं हुआ है। जब कोई डेटा सेव हो जाएगा तो हमारे पास, हाँ इसको बंद कर दो, बंद रहे।
तो अब हमारे पास का थोड़ा डेटाबेस का स्ट्रक्चर समझते हैं कि ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता क्या है और कैसे सेव होता है। मैंने आपको बताया था कि हम लोग कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, नॉन एसक्यूएल डेटाबेस। और नॉन एसक्यूएल डेटाबेस की क्वालिटी क्या होती है कि वो क्या सेव कर रहा होता है, जेसन फाइल। लेकिन ये इसका बिल्कुल ही स्ट्रक्चर से आउट नहीं होता। इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं कलेक्शंस, दूसरे को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट्स। कलेक्शन एंड डॉक्यूमेंट्स। जिस तरीके से आपके पास एक टेबल होता है, आपका एसक्यूएल डेटाबेस में क्या होता है, टेबल। आपने शीट में देखा है, अब ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट सॉरी ये गूगल शीट है, तो गूगल शीट में इस पूरी जो आपकी फाइल है इसको हम कहते हैं वर्कशीट, ठीक है। और ये जो एक टेबल होता है इसको हम कहते हैं शीट। और आप एक वर्कशीट के अंदर बहुत सारी शीट्स बना सकते हैं। अब जैसे शीट 1 में इधर प्लस करूंगा, शीट 2 आ जाएगी, शीट 3, शीट 4, लेकिन ये वर्कशीट एक ही है। ये बिल्कुल वैसा ही कि एक डायरी है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं। तो इस जबान में ये वर्कशीट है और उसके अंदर हमारे पास टेबल्स हैं। पूरे डेटाबेस की अभी तक आप अगर समझ लेंगे, हमारे पास स्टोरेज साइज हमारे पास 44 KB है। तो पहले बैकएंड आप बना सकते हैं, क्योंकि कुछ बैकएंड जो है वो विदाउट डेटाबेस भी काम कर जाता है, जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बिजनेस लॉजिक पे चल रहे होते हैं। तो उसके बाद अब हमारे पास जरा हम यहाँ देखते हैं कि हम उसको इधर कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास सबसे पहले होते हैं कलेक्शंस। अब कलेक्शंस क्या हैं, कलेक्शंस भी बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमारी ये वर्कशीट है, इसकी तरीके से हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा क्या है कि जैसे कि हमारे पास ये क्या है, यूजर। अब ये कलेक्शन है, इस कलेक्शन के अंदर बहुत सारी जेसन सेव हो सकती हैं। कलेक्शन का तो मतलब का वर्ड का मतलब समझ आ रहा है ना, कि इसके अंदर बहुत सारा डेटा और होगा। तो आप पहले एक क्या बनाते हो, कलेक्शन। उस कलेक्शन के अंदर क्या होगा, ये जेसन को क्या कह रहा है, डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट का मतलब है कि एक जेसन, दो डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है, दो जेसन। अब जैसे कि किटन्स हैं, इसके अंदर कितने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, ये देखो टोटल डॉक्यूमेंट्स पे क्या आ रहा है, 3। इसका बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि इस कलेक्शन के अंदर कितनी जेसन है, 3 जेसन है। तो डॉक्यूमेंट का जब मैं लफ्ज बोलूं तो आप समझ जाएं कि मैं क्या किसकी बात कर रहा हूं, जेसन की, नंबर ऑफ जेसन। और अगर मैं बात करूं कलेक्शन की, उसका ये मतलब है कि ये एक कलेक्शन क्यों हम अलग से बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे लॉगिन है, सही है, तो हमारे पास ऑथेंटिकेशन का एक अलग कलेक्शन होनी चाहिए। अब हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट्स की अलग कलेक्शन होनी चाहिए। अब ऑथ और प्रोडक्ट्स मतलब कि प्रोडक्ट का कोई भी जो जेसन है वो ऑथ में नहीं होना चाहिए, और ऑथ का कोई भी जो जेसन है वो प्रोडक्ट्स में नहीं होना चाहिए। तो हमने कनेक्शन बना लिया, पहला स्टेप तो हमने कंप्लीट किया। अब डेटाबेस बनाने के 2 और स्टेप रहते हैं। वो 2 और स्टेप कौन से हैं कि आपको पहले स्कीमा बनाना पड़ता है और उसके बाद मॉडल, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, कनेक्शन बनाया, कनेक्शन बनाने के बाद आपको क्या चाहिए, स्कीमा, स्कीमा के बाद आपको क्या चाहिए, मॉडल। स्कीमा क्या होता है कि वो स्ट्रक्चर होता है जो आप डेटा में सेव, जो आप डेटाबेस को बेसिकली डेटा को सेव कराना चाहते हो। बात समझ आ रही है, जो डेटा जिस स्ट्रक्चर का आप डेटा सेव कराना चाह रहे हो वो आप डेटाबेस को बताते हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा। ये सिंपल एक समझ लें कि आप उसको एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि भाई मैं यूजर नेम और जैसे पासवर्ड सेव करूंगा, ठीक है। अब वो उसका पासवर्ड का डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। यूजर नेम का डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्कीमा। उसके बाद हम बनाते हैं क्या, मॉडल। मॉडल क्या होता है, मॉडल आपका रिसीव करता है आपका स्कीमा यानी कि आपका स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में आपके पास वो फंक्शंस दे देता है आपको रिटर्न करके, जो आप क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट के लिए इस्तेमाल करोगे। वो किसका काम है, मॉडल का। तो बेसिकली स्कीमा एक स्ट्रक्चर है, मॉडल वो सारे फंक्शंस हैं। अब हमारे पास स्कीमा कैसे बनेगा, हमारे पास एक स्कीमा का आर्किटेक्चर है। हम यहां पे लिख लेते हैं स्कीमा, ताकि पता लगे ये स्कीमा स्टार्ट हो रहा है और ये स्कीमा
एंड हो रहा है। जैसे हमने एक वेरिएबल बनाया कांस्टेंट यूजर स्कीमा, इसको हमने दिया mongoose, सॉरी ये कौन सा था, हमने डीबी बनाया था। बेसिकली mongoose से भी हम डायरेक्टली उठा सकते हैं डॉट स्कीमा। तो mongoose लाइब्रेरी हम ओवरऑल यूज कर रहे हैं, और उस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम क्या है, स्कीमा नाम है। अब इस स्कीमा के अंदर आप बेसिकली उसको बताते हैं एक ऑब्जेक्ट पास करके कि आप जो जेसन दोगे उस जेसन के अंदर क्या होगा। बात समझ आ रही है? हाँ सॉरी, ये जो न्यू लिखा हुआ है आप अगर जाएं जावास्क्रिप्ट क्लासेस, आप इस टॉपिक को थोड़ा पढ़िएगा कि क्लासेस होती क्या है। क्लासेस बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप अलग अलग किस्म का डेटा सेव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे उसने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि वो किस तरह की क्लास बना रहा है, कार, और इस कार की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, नेम और एयर। तो जब आप इस कार की इंस्टेंसेस बनाओगे, मतलब अब आपने स्ट्रक्चर बना लिया, अब आप जब फाइनली इसमें डेटा सेव करने की बारी आती है तो हम क्या कीवर्ड यूज करते हैं, न्यू कार। ठीक है, एक न्यू कार आप यूज करोगे और उसको बताओगे आपने ऊपर स्ट्रक्चर में क्या बोला था कि डेटा में क्या क्या होगा, नेम और एयर। तो जब आप नई गाड़ी बनाओगे तो उसके अंदर पहले उसको क्या दोगे, उसका नेम और उसके बाद एयर। इस चीज को हम कहते हैं इंस्टेंस। क्या कहते हैं, इंस्टेंस। अगर पूरा बोलना चाहें तो इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये किस क्लास की इंस्टेंस है, कार की। उसको आपने नया डेटा दिया और वो पूरा किसमें सेव हो गया, माय कार 1 के अंदर। तो ये बेसिकली हम लोग इसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट क्लासेस। तो ये जो आप न्यू का वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने स्कीमा नाम की एक क्लास बनाई थी जो बना के आपको दे दी। अब उस क्लास के अंदर आप कोई ना कोई उसको डेटा पास करोगे, उससे वो एक नई क्या बना लेगा, यूजर स्कीमा, या एक नया इंस्टेंस बना लेगा ऑफ स्कीमा। और ये पूरा जो सिस्टम है ये तकरीबन आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलता है। हो सकता है वो लोग न्यू का कीवर्ड ना यूज करते हो, लेकिन होता है। यार न्यू ये डिपेंड करता है कि आपकी जो लैंग्वेज है वो इसको कैसे ट्रीट करती है। अब जावास्क्रिप्ट की कुछ आपके पास क्लासेस की दो टाइप्स होती हैं, एक होती हैं स्टैटिक क्लासेस, एक होती हैं आपके पास डायनेमिक क्लासेस। कुछ स्टैटिक क्लासेस जो होती हैं, जहाँ जिसको दूसरी ज़बान में हम इंटरफेसेस भी कहते हैं, वो उनको इनिशियलाइज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अगर उसको डायरेक्टली किसी वेरिएबल में सेव कर लो तो वो चल जाती है, तो उधर न्यू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। न्यू बेसिकली क्या करता है, कंस्ट्रक्टर चलाता है। कंस्ट्रक्टर जिसमें रिक्वायरमेंट है, यानी कि डायनेमिक आपकी जो क्लास है जो बेसिकली बन रही है पहले, फिर उसके बाद इंस्टेंस बन रही है, तो उसमें बेसिकली आपको न्यू यूज़ करना लाजमी होता है। लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज पे। अब जैसे पाइथन है उसके अंदर न्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसमें आपको न्यू की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जावास्क्रिप्ट में जरूरत है। लेकिन आप एक चीज नोट करोगे कि न्यू डेट की क्लास है, तो उसमें अगर आप सिर्फ डेट भी यूज कर लोगे तो डेट डॉट नाउ आपको जवाब दे देता है। ठीक है, उसमें न्यू की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुछ ऐसी क्लासेस हैं जो कि स्टैटिक क्लासेस हैं जो आप बिना उसके चल जाती हैं। एक काम करते हैं, हम mongoose के मेन वेब पेज पे जाते हैं। इधर इसने थोड़ा सा क्विक काम किया है। यहां पे आप देख रहे हैं उसने पहले क्या बनाया, कनेक्शन, उसके बाद उसने डायरेक्टली क्या बना लिया है, मॉडल। लेकिन आपको दिख नहीं रहा उसने यहां पे उसको क्या पास किया है, स्कीमा पास किया है। उसने थोड़ा एक स्टेप स्पीड अप किया है। अगर हम क्विक स्टार्ट गाइड में जाएं तो शायद आपको ये बताएगा। अब आप देख रहे हैं ये किस तरीके से इसने अलग अलग थोड़े तरीके इस्तेमाल किए हुए हैं। अब यहाँ पे इसको एजिंग फंक्शन में इसको रैप किया हुआ है। तो मैंने जैसे कहा था कि इसको करने के काफ़ी तरीके हैं, अब उनमें से एक ये तरीका है। अभी अब आप जो हम देख रहे हैं हम लोग ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं कि हमने कनेक्शन बना लिया। अब हम किस स्टेज पे पहुंच गए, हम क्या बना रहे हैं, स्कीमा। हमने ये लाइन लिख ली थी, अब हम इस ऑब्जेक्ट में पास करना है कि बेसिकली हम लोग पास क्या करेंगे। मेरा एक तरीका होता है कि मैं नॉर्मली क्या करता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई
थोड़ा दिमाग को चलाने के लिए आप करें कॉन्स्ट यूज़र नेम, सॉरी यूज़र डेटा। आप ना पहले वो ऑब्जेक्ट खुद अपने पास बना के देख लें जो आप वो डेटा सेव करवाने वाले हैं। अब मैं क्या सेव करवाना चाह रहा हूँ, मैं एक प्रॉपर्टी सेव करवा रहा हूँ जैसे यूज़र नेम, और फॉर एग्जांपल ये यूज़र नेम है अखलाक, और एक हमारे पास है पासवर्ड, और पासवर्ड है ABCD123। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 2 ऑब्जेक्ट के अंदर, और दोनों क्या हैं, स्ट्रिंग है। तो नॉर्मली मैं ये वाला काम करता हूँ। उसके बाद जब मैं स्कीमा पे आया तो मुझे पता है कि मैं पहले क्या लिखूंगा, यूज़र नेम, और ये यूज़र नेम क्या है, किस टाइप है, स्ट्रिंग टाइप होती है। उसके बाद क्या होगा मेरे पास, पासवर्ड है, पासवर्ड भी क्या होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप होगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यही हो रहा है कि आप उससे बता रहे हो कि आप सेव क्या करवाओगे और उसकी डेटा टाइप क्या होगी। अब जब आप इसकी स्कीमा में जाओगे या आप स्कीमा टाइप्स में चले जाओ तो आपको बता रहा है कि आपके पास डेटा टाइप आप कौन कौन सा सेव कर सकते हो, स्ट्रिंग, नंबर, डेट, बफर, बूलियन, मिक्स्ड, ऑब्जेक्ट आईडी, एरे, डेसिमल, मैप और स्कीमा खुद। सही है, स्कीमा खुद का क्या मतलब है, बेसिकली एक नया ऑब्जेक्ट। स्कीमा क्योंकि खुद एक क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट सेव करवाना है तो बेसिकली आपको कौन सी टाइप यूज करनी चाहिए, स्कीमा। लेकिन ये बहुत ईजी है, इसे आपको स्कीमा डिफाइन नहीं करना पड़ता, आप नया ऑब्जेक्ट ही दे देते हो तो वो समझ जाता है कि ये दूसरा स्कीमा ही है। अब यहाँ पर उसने ना वो तकरीबन सारी डेटा टाइप्स को यूज किया हुआ है। स्ट्रिंग, बूलियन, इनको उसने डेट इसने डायरेक्टली यूज किया हुआ है, और बाद में जाके जो ऑब्जेक्ट आईडी टाइप है उसको किस में से निकाला हुआ है, स्कीमा डॉट टाइप से। और ये स्कीमा जो है ये बेसिकली वहां से आ रहा है, mongoose डॉट स्कीमा। ये हम लोग डेटाबेस से कनेक्शन बना रहे हैं फिलहाल, API ना बोलो तो बेहतर है, सिर्फ हम डेटाबेस में डेटा सेव कर रहे हैं। कौन सी वाली, एक तरह, हाँ हो सकता है एक क्लास हो जो उन्होंने बनाई हुई हो सकता है कोई एक फंक्शन हो। ये बेसिकली इंटरनल एक हमारे पास वेरिएबल है जो mongoose ने पास किया है, लेकिन दिखने में लग रहा है कि वो क्लास है। क्लास की पहचान बेसिकली होती है उसका जो कैपिटल, जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है, तो उससे मुझे पता लग रहा है ये क्लास है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, इसमें हमारा ये मकसद नहीं था। पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। किसका, न्यू क्लास नहीं है, स्कीमा क्लास है। ठीक है, एक और इसका लिखने का तरीका है, सबसे आसान तरीका ये है। फिलहाल इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं, डेटाबेस में डेटा सेव करवाते हैं, फिर इसको दोबारा वापस आते हैं और उसको और कॉम्प्लेक्स करते हैं। क्योंकि अगर आप इधर देखें तो ये मैंने अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, लेकिन स्कीमा के लिए आप इतना कर लेंगे, ये मेरा स्कीमा बन चुका है। मुझे एक ऑब्जेक्ट सेव करवाना है और उस ऑब्जेक्ट में कितनी प्रॉपर्टीज हैं, 2 प्रॉपर्टीज हैं, यूजर नेम और पासवर्ड। तो पहला स्टेप था कनेक्शन, दूसरा स्टेप था स्कीमा, तीसरा स्टेप क्या था, मॉडल। अगर आप यहां भी देखोगे, पीछे चलते हैं हम, तो ये रहा mongoose में से हम क्या यूज कर रहे हैं, मॉडल। इसी तरीके से यहां पे स्कीमा एंड हुआ। अब मैं लिख रहा हूं इधर मॉडल स्टार्ट। कहां पे, एक मिनट, इस स्टेज पे नहीं, ये सिर्फ हमने उसको mongoose को बताया कि हमने डेटा किस तरह का सेव करना है। अभी हमें वो फंक्शंस भी चाहिए जो फंक्शंस में कहूँ डॉट क्रिएट तो वो क्रिएट हो जाए, मैं कहूँ डॉट सेव वो सेव हो जाए, मैं कहूँ डॉट अपडेट वो अपडेट हो जाए, मैं कहूँ डॉट डिलीट वो डिलीट हो जाए। हमें ये फंक्शंस चाहिए, और वो फंक्शंस हमें कौन देता है, मॉडल। बेसिकली डेटाबेस फंक्शंस, मॉडल का मतलब यही है। ठीक है, हमने एक सेक्शन बना लिया मॉडल का। अगर आप इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन देख रहे हैं, मैंने ये क्यों खोला हुआ है साइड में, क्योंकि mongoose वर्जन अभी कौन सा चल रहा है, 7.0.2। अब जब मैं यूज करता था तब था 4.1। ठीक है, तो बहुत सारी चेंजेस होती हैं, तो इस वजह से ज्यादा बेटर है कि जो आपके पास एक स्टैंडर्ड कोड लिखा हुआ है जो मैं आपको फाइल दे दूंगा, यानी ये वाली, ये भी आपके पास होना चाहिए। लेकिन खास तौर पे जब आप एक ऐसी लाइब्रेरी इस्तेमाल कर रहे हैं जो लाइब्रेरी
अपडेट होने के चांसेस हैं, तो आपके पास एक आदत होनी चाहिए कि जब आप काफ़ी टाइम बाद इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को एक दफ़ा देख लें। मुझे याद आ रहा है जब आपसे पहले वाले बैच को जब मैंने पढ़ाया था, तो ये जो मॉडल था, इस वक्त ये भी एक क्लास होती थी है, तो मैंने एम जो था इसका कैपिटल लिखा था, तो हमें तकरीबन आधा घंटा लगा था क्योंकि मॉडल चल नहीं रहा था। तो तब मुझे जब मैंने इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोली तो मुझे पता लगा कि उन्होंने मॉडल को क्लास से हटा के एक फंक्शन बना दिया, एक मेथड बना दिया है। अब इसलिए उनकी जो एम है वो छोटा कर दिया, तो मॉडल बस इतना सा फर्क था, तो उसने बड़ा पागल किया। अपडेट और अपग्रेड, अपडेट का ये मतलब नॉर्मली तो होता है कि आपके पास कोई कोड में चेंजेस हैं लेकिन ब्रेकिंग चेंजेस हो सकती हैं, सही है। अपग्रेड पैचेस होते हैं, नॉर्मली पैचिंग होती है कि सिस्टम उसका सिक्योरिटी बेटर बना दी, सही है। उसमें कोड में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, वो सिर्फ क्या है उसकी बेटर कर दिया है, कोई सेक्शन बेटर कर दिया, लेकिन आपका लिखने का तरीका चेंज नहीं हुआ, तो वो अपग्रेड है। अपडेट में ये होता है कि वो भी दो तरीके की अपडेट होती हैं, एक तो हम ब्रेकिंग अपडेट कहते हैं और एक सिंपल अपडेट कहते हैं। अपडेट में ये होता है कि कुछ नया फंक्शन शामिल हुआ हो, कोई नया तरीका शामिल हुआ हो सकता है पुराना कोड भी आपका चले, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि जो नया पुराना कोड है वो नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि उनकी ब्रेकिंग अपडेट होता है। जैसे आयोनिक का ब्रेकिंग अपडेट हो चुका है, एक लाइब्रेरी है उसकी मोबाइल ऐप्स के लिए, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है जो मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी। तो अब वो उसको हम क्या कहेंगे, ब्रेकिंग अपडेट। अपग्रेड होता है कि वो सिंपली उन्होंने कोई ना कोई सिक्योरिटी बेटर बना दी है या कोई फंक्शन के चलने का तरीका बेटर बना दिया है। जैसे आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट का जो क्रोम का वो जो एग्जीक्यूशन इंजन है वो अभी रिसेंटली अपग्रेड हुआ है, तो उसकी सिर्फ थोड़ी उन्होंने अपग्रेड करके क्या है परफॉर्मेंस बेटर बनाई है। अब अपग्रेड ये मतलब नहीं है कि आप जो चीज़ लिखोगे वो लिखने का तरीका ही बदल गया है, नहीं, उन्होंने बस अपने बैकएंड पे कुछ ऐसी चीज़ बदल दी है जिससे थोड़ी उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो गई है। तो सिंपल ये ज़्यादा फ़र्क होता है। तो अपग्रेड जब भी आप करेंगे तो आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके लिखने का जो कोड था वो नहीं चलेगा, लेकिन अगर अपडेट हुआ है तो आपको चेक करना चाहिए कि अपडेट क्या हुआ है, कौन सा फंक्शन चेंज हुआ, क्या हुआ। एंगुलर के फेल होने का यही वो मसला था कि वो जब से रिलीज़ हुआ ना, वो हर 6 महीने में अपडेट करते थे, और अपडेट भी ब्रेकिंग अपडेट करते थे। मतलब एक जैसे कि ये वाला है कि मैंने बताया कि नाम चेंज कर दिया, अब जिसका कोड बड़ा सा कोड लिखा हुआ है, अब वो जहां जहां उसको ये वाला नाम लिखा हुआ होगा उसका तो वो ब्रेक हो गया, अब उसको वहां से उसको हटाना पड़ेगा। तो ये वाले मसले होते हैं जब आपके पास कोई ब्रेकिंग अपडेट आता है, और ये बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो जो स्टेबल आपके पास होती हैं वर्जन्स, नॉर्मली लोग उसको प्रेफर करते हैं और वही यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो लेटेस्ट है, नॉर्मली उस पर चल रहे हैं तो हम लेटेस्ट यूज़ कर लेते हैं। तो खैर अभी इसको यूज़ करना बहुत सिंपल है। कॉन्स्ट करते हैं यूज़र मॉडल, और इसमें मैं कह रहा हूँ mongoose डॉट मॉडल, और मॉडल में अब दो चीज़ें पास होंगी। पहले तो उसको क्या पास होगा, पहले तो आपके पास पहले तो उसका नेम, उसके बाद उसका स्कीमा। अब यही जो नेम होता है ना यहाँ पे, यही आपका डेटाबेस में कलेक्शन का भी नाम होता है। ये बात समझ आ रही है? जो आप यहाँ पे नाम लिखोगे वही नाम कहाँ होगा, डेटाबेस के स्कीमा, उसका कलेक्शंस का। अब जैसे मैं लिखता हूँ क्या, यूजर्स, अब मुझे इसको स्कीमा पास करना है और मेरा स्कीमा ये रहा। ये बात समझ आई? बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि मैंने सिंपली मॉडल कॉल किया, उसको नाम बताया कि इस मॉडल का नाम क्या होगा, लेकिन यही नाम डेटाबेस में कलेक्शंस का भी होगा, और इधर मैंने उसको क्या पास कर लिया, यूजर स्कीमा। बहुत सिंपल। स्कीमा यहाँ भी बना सकते हैं, अगर आप डायरेक्टली इसको ऑब्जेक्ट दे दोगे तो भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, सही है। इवन अगर आप यहाँ पे न्यू mongoose डॉट स्कीमा करके भी कर लोगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि उसको सिंपली उसका क्या चाहिए, सिर्फ जवाब चाहिए। लेकिन ये मेरी नज़र में एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जब आपका कोड बहुत बड़ा हो जाता है तो आप बेसिकली स्कीमा का एक फोल्डर ही अलग बनाएं, उसके बाद फिर आप मॉडल्स का एक वो फोल्डर ही अलग बनाएं और स्कीमा को वहाँ से इंपोर्ट कराएं फिर यूज़ करें, ठीक है, ताकि आपका जितना से जितना वो मॉड्यूल्स बदलेंगी ना, बढ़ेंगी, वो बेटर है। इससे बेटर है कि आप सारी चीज़ें एक साथ रगड़ा लगा दो। इसका करते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से ही करते हैं, ठीक है, वो हम करेंगे, वो हम राउटर्स जब पढ़ेंगे ना बेसिकली, तो उसमें यही काम है और कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है।
मतलब राउटर्स का मतलब है उसका एक एक्सप्रेस डॉट राउटर का एक पैकेज है सिंपल। सही है, तो हमने मॉडल बना लिया। तो हमारे 3 स्टेप्स थे, कनेक्ट करना, स्कीमा बनाना और फाइनली मॉडल बनाना। इसका मतलब है कि डेटाबेस का तकरीबन काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। अब इस्तेमाल करने के लिए हमें फाइनली वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक नया हमारे पास न्यू किटन चला दो। यानी ये किटन बेसिकली वो मॉडल का नाम है, लेकिन हम लोग इसको फॉलो नहीं करते, हम लोग फॉलो कर लेते हैं इस वाले को। हमने स्कीमा बनाया, हमने मॉडल बनाया। अच्छा, मॉडल यहाँ पे 2 बने हुए हैं, इस काम पे भी हम जाएंगे। 2 वैसे बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद फाइनली हम लोग एक तो ये स्टैंडर्ड उठा लेते हैं। ये सिंपली कुछ भी नहीं कर रहा, कह रहा है जो भी इंडेक्स राउटर पे गेट करेगा उसको मैं क्या भेज दूंगा, सर्वर स्टार्टेड सक्सेसफुली, क्योंकि ये बेसिकली एपीआई आर्किटेक्चर है। उसके बाद अब यहां पर हमने क्या बनाया हुआ है, एक साइन अप फॉर्म बनाया हुआ है। लेकिन मैंने क्या बनाया हुआ है, ऐप डॉट पोस्ट बनाया है। अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, हम ऐप डॉट पोस्ट नहीं करते हैं, हम सिंपली ऐप डॉट क्या करते हैं, गेट, और गेट में हम कहते हैं स्लैश क्रिएट कर लेते हैं। सही है, सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं, जितना सिंप्लीफाई होगा। रिक्वेस्ट स्लैश रिस्पॉन्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने मॉडल को मंगवाएंगे। ठीक है, अब हमें इस मॉडल में वो ऑब्जेक्ट देना है जो हम वो ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। अगर आप यहां पे देखेंगे तो उसने क्या किया हुआ है, इसने जो मॉडल हमने पहले बनाया था उसको दोबारा से क्या इनिशियलाइज करवा रहा है। लेकिन अब ये इनिशियलाइज किसके साथ करा रहा है, आपके डेटा के साथ, जो डेटा बेसिकली आप बनाना चाह रहे हैं। एक काम कर लेते हैं, इसको जरा हम देखते हैं कि ये है क्या। जैसे कि हम कह रहे हैं माई यूजर, मैंने कहा कॉन्स्ट माई यूजर। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एक नई क्लास बनाओ जिसमें यूजर नेम, अब स्कीमा आप सबको पता है, एक यूजर नेम है। यूजर नेम में मैं क्या दे रहा हूं, user1। उसके बाद मैं पासवर्ड दे रहा हूं abc123। और इसमें क्या लगा लेते हैं, न्यू। ठीक है, एक और काम कर लेते हैं कि हम फिलहाल इसको यहीं पे रोकते हैं और हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट सेंड दे देते हैं। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड में हम एक स्ट्रिंग पास कर लेते हैं, हम बोलते हैं क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब ये मैंने हरकत क्यों की, क्योंकि बेसिकली मैं आपको कंसोल लॉग में दिखाना चाह रहा था कि ये आपके पास माई यूजर में सेव क्या हुआ। क्या इसका मतलब है कि ये भी एक अलग से खुद भी क्लास है, न्यू का इसके आगे है। तो वही हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या है, इसका इंस्टेंस का आउटपुट क्या है। इसको हम दोबारा से चलाना पड़ेगा क्योंकि नोड मोड में हमने चलाया नहीं। अब फाइनली हम थंडरबोल्ट को दोबारा यूज करेंगे। इधर हम गेट रिक्वेस्ट यूज करते हैं। गेट रिक्वेस्ट में हमने 5000 स्लैश क्रिएट, पहले काम करते हैं हम स्लैश चलाते हैं, देखते हैं कि सही चलता है। तो हमारे पास क्या चला, सर्वर स्टार्टेड सक्सेसफुली। अब हम स्लैश करके क्या करते हैं, क्रिएट करके हम एंटर करते हैं। तो अब हमारे पास एक चीज दिख रही है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आउटपुट आया जिसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड दोनों है, और एक उसके साथ एक और चीज क्या है, अंडरस्कोर आईडी। अब ये आईडी आपने नहीं दी थी, ये आईडी किसने दे दी है, मोंगूज ने, क्योंकि बेसिकली आपने क्या यूज किए, क्लास यूज की है। उस क्लास को क्या पास किया था आपने, यूजर नेम और पासवर्ड। अब उस क्लास के अंदर ये ऑलरेडी लिखा हुआ था कि जब भी कोई आपके पास डेटा आएगा तो उसके साथ आप क्या अटैच कर दो, आईडी। लेकिन अभी तक क्या ये डेटाबेस में सेव हुआ होगा, क्या
क्या ये डेटाबेस में सेव हुआ होगा? अब जरा हम उस पर वापस जाते हैं, इसको हम रीस्टार्ट करते हैं। तो एक चीज मुझे दिख रही है कि बैच 3 का डेटाबेस बन चुका है। सही है। ये बैच 3 कहां से आया? मैंने यहां पे फॉरवर्ड स्लैश पे बैच 3 डेटाबेस का नाम दिया था। ये URI स्ट्रिंग यानी कि कनेक्शन स्ट्रिंग है ना, ये इसका सिंटैक्स है कि आप सबसे पहले बताते हो कि आपका डेटाबेस का टाइप कौन सा है। इस वक्त आपको कौन सा डेटाबेस बता रहे हैं? MongoDB। अगर ये MySQL होता तो इधर MySQL आता है, SQLite होता तो इधर SQLite आता है, इधर डेटाबेस का नाम होता है। उसके बाद आप उसको बताते हो क्या? यूजर नेम, डेटाबेस का यूजर नेम। फिर उसके बाद क्या बताते हो? डेटाबेस का पासवर्ड। फिर उसके बाद एक @ होता है। @ के बाद आपका एक डोमेन होता है। ये डोमेन बेसिकली क्या होता है कि जहां पे आपका डेटाबेस पड़ा हुआ है ये उसकी लोकेशन है। ये बात समझ आ रही है? तो ये पूरी उसकी लोकेशन आ गई। फिर एक फॉरवर्ड स्लैश आएगा। फॉरवर्ड स्लैश के बाद क्या है आपके पास? डेटाबेस का नाम। अब ये बातें अब मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये बातें जब आप कनेक्ट करोगे एक मिनट यार, अब वो कनेक्ट वाली स्क्रीन कहाँ गई? ये रही। जब आप कनेक्ट में कनेक्ट एप्लीकेशन किया तो आप देख रहे थे कि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश के बाद क्या है? रीट्राई राइट्स ट्रू एंड मेजॉरिटी। सही है। ये डेटाबेस का नाम नहीं है, तो मैंने बेसिकली ये मिटा के इधर क्या लिखा था? डेटाबेस का नाम। तो अगर आप डायरेक्टली पुट इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपका काम होगा, ऐसा नहीं है कि आपका काम नहीं होगा। लेकिन तब क्या होगा कि वो आपको एक बाय डिफॉल्ट कोई ना एक वेब जो डेटाबेस का नाम है वो खुद ही बना के आपको दे देगा। ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाह रहा था। मैं चाह रहा था मेरा डेटाबेस का नाम मुझे पता हो और जो मैं कहूँ। तो मैंने उसका नाम क्या रखा? बैच 3। तो उसके लिहाज से मेरा बैच 3 का डेटाबेस बन गया। क्या? हाँ, तो भी यही होगा, लेकिन आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि मेरा ये वाला डेटाबेस है। अब लेकिन एक मजे की बात आपने देखी कि बैच 3 भी हो गया और यूजर्स कलेक्शन। ये यूजर्स कलेक्शन कहां से आई? हमने जब मॉडल्स हम बना रहे थे तो मॉडल में हमने इसका नाम क्या दिया था? तो बेसिकली इधर से उसने उठा लिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी तक तो हमने कोई चीज सेव नहीं कराई, तो ये बना कैसे? इसको कैसे पता लगा कि ये डेटाबेस बनाना था जिसका नाम था बैच 3 और मॉडल्स बनाना था यानी कि कलेक्शंस बनाना था जिसका नाम क्या था? यूजर्स। तो बेसिकली हुआ क्या, जब मैंने इसको रीस्टार्ट किया, जब मैंने सर्वर को रीस्टार्ट किया तो ये सारी लाइंस भी एक साथ चल गई। जब ये लाइंस चली तो उसको पता लग गया कि यार मॉडल भी है और डेटाबेस भी है। तो इस वजह से उसने ये डेटाबेस और ये मॉडल बना लिया है। तो तभी जब आप डेटाबेसेस पे काम कर रहे हो तो MongoDB नोडमोन को नॉर्मली इस्तेमाल ना किया करें। उसकी वजह क्या है कि फर्ज करें कि आपने पहले US लिखा, आपने गलती से Ctrl+S दबा दिया, वहां से क्या हुआ? नोडमोन दोबारा घूम गया, दोबारा नोडमोन घूमा तो उसने मॉडल किस नाम का बना दिया? US। फिर आपने लिखा E, फिर आपने Ctrl+S दबा दिया तो अब यूज के नाम का एक और कलेक्शन बन गया। फिर आपने लिखा USER, एक और कलेक्शन बन गया। तो ऐसे करके उसको तो लग रहा है ना कि आप बनाना चाह रहे हो और बनाया जा रहा है, तो बनाता जाएगा जब तक फिर आपने यूजर्स लिखा, फिर आपने कंट्रोल सेव किया, वो फिर बना देगा तो यूजर्स नाम का। तो नॉर्मली जब हम डेटाबेस पे काम करते हैं हम नोडमोन इस्तेमाल नहीं करते। उसकी वजह ये कि हम नहीं चाहते कि वो बार बार डेटाबेस से कम्युनिकेशन करे। डेटाबेस जो था उसका मतलब था क्लस्टर। ये जो पूरा डेटाबेस है ये एक क्लस्टर के अंदर सेव है, वो क्लस्टर एक बन सकता है। सही है। ये डेटाबेसेस एक तरह से वो वर्कशीट्स हैं कि एक ज़्यादा से ज़्यादा आप बेसिकली क्या कर रहे हो? सिंपली कैटेगराइजेशन कर रहे हो कि यार ये मेरा अलग एप्लीकेशन है, ये मेरी अलग एप्लीकेशन है, लेकिन दोनों एक ही डेटाबेस में। नॉर्मली हम एक क्लस्टर के अंदर एक ही डेटाबेस यूज़ करते हैं। सही है। तो इसका फ़ायदा कुछ खास नहीं होता, लेकिन बस ये इसका तब फ़ायदा होता है जब आपका एप्लीकेशन जो है दो छोटी मोटी एप्लीकेशन आपकी चल रही हैं तो आपने दो डेटाबेस यूज़ कर लिया, वरना आप एक क्लस्टर सिर्फ एक ही डेटाबेस के लिए यूज़ करते हो। क्योंकि आप खुद सोचो,
अगर आपको दो अलग अलग डेटाबेस के लिए यूज करना पड़ता है इसको, तो आपको यहाँ पे ये दो कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होती, और एक ही एप्लीकेशन के अंदर दो कनेक्शन स्ट्रिंग्स नॉर्मली नहीं होती। अगर आपने दो यूज की हुई है तो फिर तो आपको वो आपका मालिक पकड़ के मारेगा। सही है। तो खैर हम लोग मॉडल्स तक पहुंच गए। अच्छा, हमने मॉडल्स बना लिए, हमने इसकी नई क्लास बना ली। क्लास का नया बनना अलग है, उसका डेटाबेस में जाके सेव होना अलग है। ये बात समझ आ रही है? अभी जो आपने काम किया है, आपने ये नया ऑब्जेक्ट बनाया है, एक नई क्लास बनाई है। क्लास समझ आ रही है? बनाई है, सेव नहीं की। अब ये क्लास, चलो क्लास को थोड़ा ना देख लेते हैं। आप ना क्लास में बहुत ही घूम गए हो। आपने अभी तक जो वो जावास्क्रिप्ट स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, उसके अंदर आपने ऑब्जेक्ट पढ़े और आपने एरे पढ़ा, जो कि एक एडवांस्ड टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो एक और डेटा स्ट्रक्चर था जो हमने मिस किया था, क्योंकि मुझे पता था कि हम रिएक्ट में इसको यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन मैंने कहा था कि हो सकता है किसी दिन हम लोग इसको पढ़ लें, और उसका नाम क्या था? क्लास। क्लास जो है वो दादा अब्बू है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो पूरी की पूरी किस पे बेस करती है? क्लासेस पे। लेकिन नॉर्मली जो जावास्क्रिप्ट है उसमें हम कौन सी अप्रोचेस लगा रहे होते हैं? फंक्शनल प्रोग्रामिंग की, जिसके अंदर हम क्या यूज कर रहे होते हैं? फंक्शंस। तो जावास्क्रिप्ट में इस वजह से आपको क्लासेस बहुत कम दिखती हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो अब आप यूज करते हैं वो कौन सी टाइप ऑफ जावास्क्रिप्ट है? फंक्शनल जावास्क्रिप्ट है। लेकिन कुछ लोग हैं जो जावा से आए थे, जो बेसिकली आपको बाल उड़े हुए होंगे उनके आधे आधे, तो वो लोग, वो यहाँ से आधे आपके उनके बिल्कुल ही खत्म होंगे। सही है, इतना बड़ा पेट निकला हुआ होगा। तो वो जो अंकल टाइप लोग होते हैं ना, वो लोग सारी जिंदगी काम करके आए होते हैं किस पे? जावा पे। अब उनको ना बचपन से ही आदत है क्लासेस बनाने की, तो वो क्लासेस वाली आदत उनकी जाती नहीं है। तो अब वो जावास्क्रिप्ट में भी जब आ रहे हैं ना, तो वो लोग क्या इस्तेमाल कर रहे होते हैं? क्लासेस। हालांकि नॉर्मली आजकल जो जावास्क्रिप्ट है वो किस पे चल रही है? फंक्शनल जावास्क्रिप्ट चल रही है। लेकिन अब क्योंकि ये एक फीचर है तो आपको भी पता होना चाहिए। तो क्लास क्या होती है? जैसे आपका ऑब्जेक्ट है ना, वही क्लास है। सिर्फ फर्क क्या होता है कि जब आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आपको एक दफा नया ऑब्जेक्ट वो बनाना पड़ता है। क्लास क्या होती है? आप वो क्लास बोलती है, जैसे स्कीमा है ना, कि पहले मुझे अपना स्कीमा बता दो कि तुम्हारा ऑब्जेक्ट किस तरीके का दिखेगा, फिर तुम मुझे अपना जो डेटा है वो, जैसे फंक्शन को हम पैरामीटर की तरह पास करते हैं ना डेटा, वैसे ही तुम मुझे फंक्शन की तरह तुम डेटा पास करो, मैं उसका क्या बना दूंगा? ऑब्जेक्ट। क्या आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होते हैं। तो अभी हम इसको शॉर्ट एक थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अब हम 5-6 महीने पीछे जा रहे हैं दोबारा। ठीक है। तो हम यहाँ पे खोल लेते हैं दोबारा से कंसोल। अब ये कंसोल भी नहीं खुलना चाह रहा। सही है। अब क्लास बनाने के लिए सबसे पहले वो क्या, कौन सा कीवर्ड यूज कर रहा है? क्लास का। अब आपको बात समझ आ रही है कि जावास्क्रिप्ट में क्लास जो होती है उसमें क्लास नेम क्यों है, क्लास क्यों नहीं है? क्योंकि क्लास जो है जावास्क्रिप्ट का नेटिव कीवर्ड है। अब मैं एक क्लास बना रहा हूं किस नाम की? कार के नाम की। ठीक है। अब देखो, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने जावास्क्रिप्ट में कभी क्लासेस को इस्तेमाल किया हो। पाइथन में मैंने किया है, लेकिन पाइथन का थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है। जावास्क्रिप्ट में मुझे नहीं पता लगता कि मैंने कभी यूज किया। तो अभी हम एक कार के नाम की क्लास बना रहे हैं। कार के बाद हमने उसके क्या यूज किया है? पैरेंथेसिस, जो कि बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का ही सिंटैक्स है। तो हमने पैरेंथेसिस यूज किया। उसके बाद वो हमें क्या कह रहा है? एक फंक्शन यूज कर रहा है, उसका नाम क्या है? कंस्ट्रक्टर। अब ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये तकरीबन जितनी भी आपके पास आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनमें ये वाला फंक्शन लाजमी होता है, कंस्ट्रक्टर होता है। अब कंस्ट्रक्टर जो है वो आपसे पूछता है कि आपने आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से लेने हैं, किससे? यूजर से। मुझे कौन क्या क्या चाहिए? नेम और ईयर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैंने कंस्ट्रक्टर का फंक्शन यूज किया है, जिसके अंदर मैं नेम और ईयर रिसीव कर रहा हूं। जिस तरीके से एक फंक्शन में हम पैरामीटर डिफाइन करते हैं, कंस्ट्रक्टर ही होता है। उसके बाद आप एक मजाकिया चीज करेंगे, आप बोलेंगे दिस डॉट नेम इट इज इक्वल्स टू
नेम, अभी मैंने भंड मार दिया है, मैंने गलती से एंटर दबा दिया है। उसके बाद होता है दिस डॉट ईयर, इट इज इक्वल्स टू ईयर। अब ये जो वेरिएबल है दिस डॉट नेम, ये क्लास में कहलाता है इंस्टेंस वेरिएबल। इसका मतलब है ये वाला जो वेरिएबल है ये पूरी की पूरी क्लास में हर जगह अवेलेबल होता है। अब मसला ये है कि क्लासेस को बेसिकली समझने के लिए पैराडाइम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का पता होना जरूरी है। किसी को पता है 4 पैराडाइम्स ऑफ ऊप क्या है? पैराडाइम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। किसी को पता है? पता है? सुना है? अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, चौथी पॉलीमॉर्फिज्म। क्या? इनहेरिटेंस, हाँ वही है। तो अब ये सारे रूल्स का आपको पता होना चाहिए क्या पढ़ने के लिए? क्लासेस को पढ़ने के लिए। अब ये क्लासेस एक खास किस्म का आपके पास आर्किटेक्चर होता है, स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर फंक्शन सारे सेव हो रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि इस एक क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस भी हो सकते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? क्लास मेथड्स। क्या कहते हैं? क्लास मेथड्स। अब वो क्लास मेथड्स जो होते हैं वो ये जो आपके पास दिस डॉट नेम है, अब ये दिस डॉट नेम इस पूरी क्लास के अंदर एक ग्लोबल वेरिएबल की तरह ट्रीट होता है। मतलब इसके अंदर जो भी फंक्शन होगा उसमें जाके आप क्या लिखेंगे? दिस डॉट नेम, तो उसमें द नेम वाला जो वेरिएबल है वो उसको मिल जाता है। मतलब ये एक तरह से छोटी सी अपनी दुनिया बना लेता है जावास्क्रिप्ट के अंदर ही। मतलब इस क्लास के अंदर दिस डॉट नेम जहां जहां यूज होगा वहां वहां इसकी वैल्यू मिल सकती है, भले वो कोई किसी भी तरह का फंक्शन हो। इसको हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन, कि मतलब हम एक तरह से एक छोटा सा एक दुनिया बना रहे हैं जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं जो सिर्फ उसी जगह के अंदर है, उसके बाहर उनको यूज करना नामुमकिन है। ठीक है, इसके बाद एक पॉलीमॉर्फिज्म है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? जो अभी थोड़ी देर में आपके पास आएगा कि अब ये आपकी क्लास रेडी है। ये बहुत बेसिक फॉर्म ऑफ क्लास है, ये और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। सही है, अब इस क्लास को यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए कि माय कार, एक आपने वेरिएबल बनाया, मेरे कहा कि मेरी न्यू इंस्टेंस बनाओ, यानी कि आप नई क्लास को इस्तेमाल करते हुए एक नई इंस्टेंस बनाएंगे। आपने उसका नाम लिखा न्यू कार। अब इस कार को बनाने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, क्या? नेम और ईयर। ये बेसिकली कौन से फंक्शन से आ रहे हैं? जो आपने कंस्ट्रक्टर में लिखा था, कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने नेम कॉमा ईयर लिखा था, ये वहीं से आता है। अब ये बोल रहा है जिस तरीके से फंक्शन को आप आर्ग्यूमेंट पास करते हो ना, बोल रहा है मुझे भी ये 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए। पहला क्या है? नेम। तो आप इस नेम में कहते हो BMW, इसमें आप बोलते हो 2012। तो मुझे 2 वेरिएबल चाहिए, तो मैंने पास कर दिए, मैंने न्यू कार किया। अब जो इसका आउटपुट है किसमें सेव होगा? माय कार। तो जब आप माय कार को प्रिंट कराओगे तो अब ये ऑब्जेक्ट की तरह ही बन गया, एक ऑब्जेक्ट ही बन गया, लेकिन इसकी डेटा टाइप क्या है? कार। तो ये बेसिकली आपकी होती है क्लासेस। अब आप क्या, ये डेटा टाइप ही है, आप इसको टाइप ऑफ करो तो बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट देगा नॉर्मली, लेकिन ये डेटा टाइप क्लास ही है, क्योंकि इसके अंदर आपके पास एक प्रोटोटाइप का फंक्शन अवेलेबल है। अब इसके अंदर जो क्लास के मेथड्स होते हैं वो भी यूज हो सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट में नॉर्मली नहीं होते। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसके बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें अवेलेबल होंगी, जिसमें सेटर्स एंड गेटर्स भी होते हैं, और जो इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म और ये सब जो 4 पैराडाइम है वो यूज़ होते हैं, जो नॉर्मल एक ऑब्जेक्ट में आपके नहीं होते। बेसिकली जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो क्लास से बनता है। जब आपकी क्लास एक इनिशिएशन होती है तो क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट एक समझ लो चाइल्ड है किसका? क्लास का। तो क्लास खुद एक डेटा टाइप है, लेकिन क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग है तो वो उसको इतना स्ट्रिक्टली ट्रीट नहीं करता, क्लासेस को उतनी इज्जत नहीं देता जितना उसको मिलना चाहिए। तो जब भी इसके वेरिएबल को टाइप ऑफ करोगे तो आपको ऑब्जेक्ट ही दिखाएगा वो। अब कहते हैं माई कार 2। अब मुझे एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे? न्यू कार। अब उसको आप कहोगे ऑडी, और आप इसको पास कर दोगे 2023। तो अब आपके पास एक फौरी तौर पे एक नया ऑब्जेक्ट आ चुका है। ये बात समझ आ रही है?
ये बहुत सिंपल है कि ये आपके पास क्लासेस का पूरा एक आर्किटेक्चर होता है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन इनमें जो मेन चीज है वो है आपके मेथड्स। आप देख रहे हैं यहाँ पे वो मेथड्स भी बना रहे हैं, ये कंस्ट्रक्टर उसके बाद मेथड्स। अब जैसे कि यहाँ पे जो मेरे पास कार थी ये मैं बना रहा था, ये मेरा कंस्ट्रक्टर यहाँ पे खत्म हुआ। अब मैं यहाँ पे एक नया मेथड बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ डिस्प्ले मेथड। अब डिस्प्ले मेथड में मैं क्या देता हूँ, मैं डिस्प्ले मेथड में मैं देता हूँ console डॉट लॉग दिस डॉट नेम, ठीक है, और मैं एंटर हिट कर देता हूँ। अब मेरे पास मैं एक नई क्लास दोबारा बनाता हूँ, कौन सी, BMW Air 2012 my car डॉट डिस्प्ले मेथड। अब आपको मजे की बात है कि आपने जब इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराया तो आपको ये वाला फंक्शन नहीं दिख रहा था। अब जब आप इसमें ये वाले फंक्शन को सर्च कर रहे हैं तो आपको ये वाला फंक्शन मिल रहा है। अब जब आप इसको एंटर करोगे तो आपके पास क्या प्रिंट हुआ, BMW, क्योंकि जब आपने एक क्लास बनाई थी तो उसको आपने नेम क्या दिया था, BMW। इसी तरीके से अगर आप एक न्यू कार बनाएंगे, कौन सी, Audi, तो माई कार 2 जो है डॉट डिस्प्ले मेथड, जब आप इसको चलाएंगे तो अब वो क्या प्रिंट करेगा, Audi, क्योंकि आपने जब ये क्लास बनाई थी यानी इनिशिएट करवाई थी तो उसमें आपने क्या सेव करवाया था, Audi। तो वो भी आ जाएगा, वो तो मैंने सिर्फ फंक्शन लिखा है ना, सिंपल फंक्शन लिखा है जिसमें से एयर करवा दिया। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन वेरिएबल्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो इसका सबसे अच्छा जो यूजफुल काम होता है वो ये होता है, जैसे कि आपने इसको पास किया जो आपका रिक्वायर्ड डेटा है। जैसे आपके पास यूजर है, उसका क्या होगा, यूजर नेम और पासवर्ड। आपने इसको यूजर नेम और पासवर्ड आपको सबमिट कराना था, आपने वो दे दिया। लेकिन अब आप चाहते हैं कि इस यूजर को क्रिएट भी किया जा सकता है, इस यूजर को रीड भी किया जा सकता है, इस यूजर को अपडेट भी किया जा सकता है और इस यूजर को डिलीट भी किया जा सकता है। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप 4 फंक्शन अलग लिखें या आप एक यूजर की क्लास बना लें और उस क्लास में आप 2 वेरिएबल्स रिसीव करें, उसका पासवर्ड और यूजर नेम, और उस क्लास के अंदर आप क्या कर लें, 4 मेथड्स। वो 4 मेथड्स वो हो गए कि वो क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। तो जब आप एक नया यूजर क्रिएट करेंगे या से एक नया यूजर की वो उसको पास करेंगे यूजर नेम और पासवर्ड, तो आपका एक ही जगह पे डॉट क्रिएट, डॉट रीड, डॉट अपडेट और डॉट डिलीट मिल जाएगा। तो आपका कोड जो है बहुत एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सेव हो जाता है। अब क्लास रीयूजेबल होती है, इसका मतलब है कि आपने ये फंक्शंस एक दफा इस्तेमाल कर लिए, ठीक है, आपने किसी एक यूजर के लिए, अब एक नया यूजर आया, आपने उसके लिए एक नई क्लास बना ली, एक नई दोबारा से इंस्टेंशिएट करवा ली, मतलब आपने उसको सिर्फ उसको यूजर नेम और पासवर्ड दिया, लेकिन अब वही 4 फंक्शन उसके साथ दोबारा लग कर आएंगे। ये बात समझ आ रही है। और जब आप डॉट रीड करोगे तो डॉट रीड करते वक्त आपको उस यूजर की आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फंक्शन ऑलरेडी बने हुए थे। तो ये बेसिकली क्लासेस का क्या है, एडवांटेज है। लेकिन खैर इसको आप खुद भी स्टडी कर सकते हैं, इसका और क्या क्या काम है। ये बिल्कुल कोड को ऑर्गेनाइज करता है और रीयूजेबल कोड को एक जगह सिक्योर करता है कि जो रीयूजेबल बार बार जो कोड आपका रीयूज हो रहा है वो एक जगह पे इनकैप्सुलेट हो जाता है। ये बेसिकली वहीं से आ रहा है। इन पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि एक दफा कोड कर लो, उसको दोबारा दोबारा यूज कर लो और दूसरे फॉर्म्स में। अब दूसरे फॉर्म्स का मतलब है कि पहले वाले का नाम क्या रखा मैंने, BMW, दूसरे वाले का नाम क्या रखा, Audi। स्ट्रक्चर एक दफा बनाया लेकिन अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल कर लिया, इसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। अब एक वेरिएबल इसका अपना इसके जो ये दिस डॉट नेम जब मैंने किया ना, तो अब वो वेरिएबल बाहर यूज हो सकता है। जैसे कि मैंने कहा माई कार डॉट नेम, तो आपको क्या मिला, BMW। ये इसका पब्लिक वेरिएबल है जी, क्योंकि मैंने क्या लिखा था, दिस डॉट नेम। जब आप दिस लिखोगे तो वो क्या बन जाता है, पब्लिक। अगर आप कोई वेरिएबल में दिस ना लिखो तो वो क्या होता है, प्राइवेट। तो वो क्लास का प्राइवेट वेरिएबल होता है। वो उस क्लास को आप सप्लाई करते हो लेकिन आप उस वेरिएबल को दोबारा यूज नहीं कर सकते। ये क्या होता है, इनकैप्सुलेशन। बात समझ आ रही है किसको? ये क्योंकि ये जब मैंने फंक्शन बनाया था तो मैंने console log this dot name कराया था। आप क्लास की स्ट्रक्चर देखें, मैंने जो क्लास बनाई थी, सही है।
इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है डिस्प्ले मेथड का, आप कोई भी मेथड बना सकते हैं। एफिशिएंसी बढ़ती है, कोड बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, और जो बुढ़े बाबा हैं उनको बहुत अच्छा लगता है कि आपने माशाल्लाह इतना काम किया है। और आप ये जो 4 पैराडाइम्स है ना, इनको आप यूज़ करके भी दिखाएं। ऐसे ना हो कि बस क्लास बना ली, अनशर्ट बना ली, दिस डॉट नेम, दिस डॉट यूज़र, दिस फलाना, उसको आप यूज़ करें कि ये अभी मैंने इसमें 2 चीज़ें इस्तेमाल की हैं, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन, 2 चीज़ें इसकी पैराडाइम्स यूज़ की हैं। तो जब वो देखेगा ना, वो देख के बोलेगा हाँ यार इसने पॉलीमॉर्फिज्म भी यूज़ की और इनकैप्सुलेशन भी यूज़ किया। अब इस क्लास की अगर मैं चाइल्ड क्लास बनाता तो मैं बेसिकली क्या यूज़ कर रहा था, इनहेरिटेंस। ठीक है, अगर इसी क्लास का स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हुए इस क्लास को मैं और एक्सपेंड करता, एक्सटेंड करता, तो वो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, पैराडाइम्स ऑफ ऊप है। और ये आपकी जो बेसिक प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं उसमें पढ़ाई जाती है। तो यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल ही फारिग नहीं होते, कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं। ठीक है, खैर लेकिन मैंने ये यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा है। आप गूगल पे जाएं और गूगल पे आप सर्च करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल डेटा मिलेगा, बहुत ज़्यादा। उसमें आपको पता लगेगा कि स्टैटिक, अब ये मेथड मैंने यूज़ किया इसके अंदर, डिस्प्ले मेथड, ये जो मैंने यूज़ किया मेथड। अब मेथड के भी टाइप्स होते हैं, स्टैटिक मेथड्स होते हैं, डायनेमिक मेथड्स होते हैं। अब उनमें क्या फ़र्क है, स्टैटिक मेथड क्या होता है, अब स्टैटिक मेथड की क्वालिटी होती है कि वो आप इस क्लास को मैंने न्यू किया, अब जब तक आप इसको न्यू नहीं करते ना, आपको डॉट डिस्प्ले मेथड नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं, डॉट न्यू मेथड नहीं मिलेगा। न्यू मेथड तभी वो आपको डिस्प्ले मेथड तभी मिलेगा जब आप इस क्लास को न्यू करवाएंगे। तो ये एक डायनेमिक मेथड कहलाता है। स्टैटिक मेथड वो मेथड होता है जब आप इसको न्यू ना करवाओ और फिर भी वो आपको मेथड मिले। इसकी सबसे जो क्लासिक एग्जांपल है वो आपका डेट डॉट नाउ है। अब ये डेट जो है बजाते खुद एक क्लास है, लेकिन इसमें मैंने जो मेथड यूज किया नाउ, ये जवाब दिया, तो ये किस तरह का मेथड है। बहुत सारे बच्चों को टेंशन होने लगी क्या क्या बोले जा रहे हैं। तो ये स्टैटिक है, स्टैटिक विदाउट न्यू के चल जाता है, डायनेमिक विदाउट न्यू के नहीं चलता। बात समझ आ रही है। देखो कार डॉट डिस्प्ले मेथड, क्या क्या बोल रहा है वो। तो ये जो डिस्प्ले मेथड है ये डायनेमिक मेथड है, ये तब तक आपको नहीं मिल सकता जब तक आप इस कार को न्यू नहीं करवा देते। स्टैटिक मेथड जो होता है वो मिल जाता है। अब वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो चलो हम बाद में देखेंगे। चलो